Yes, now we do. हाँ ठीक है। देखिए क्या है सेक्शन 36 ऑफ द बीओसी डब्ल्यू एक्ट 1996, इमरजेंसी एक्शन प्लान। पढ़ रहा हूँ, ठीक है। एन एम्प्लॉयर शैल इंश्योर एट अ कंस्ट्रक्शन साइट of a building or other construction work that in case of more than 500 building workers, ये इसमें एक रिक्वायरमेंट है, ठीक है, यानी वर्कर नंबर ऑफ वर्कर्स की एक है, आर एम्प्लॉयड एट सच कंस्ट्रक्शन साइट, इमरजेंसी एक्शन प्लान टू हैंडल इमरजेंसीज। तो ये 500 वर्कर्स, मोर देन 500 वर्कर्स, 500 और मोर, ये एक रिक्वायरमेंट है। और दूसरे इस तरह की इमरजेंसीज होनी चाहिए वहां पर, ठीक है। तब आप इमरजेंसी एक्शन प्लान आपको बनाना जरूरी रहेगा, ठीक है। शैल इंश्योर है, वो एम्प्लॉयर के ऊपर ऑब्लिगेशन है इसका। देखिए क्या क्या इमरजेंसी है इसमें। देखिए फायर एंड एक्सप्लोजन, कोलैप्स ऑफ लिफ्टिंग अप्लायंसेस एंड ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट, कोलैप्स ऑफ बिल्डिंग शेड्स और स्ट्रक्चर्स, देन गैस लीकेज और स्पिलेज ऑफ डेंजरस गुड्स और केमिकल्स, यानी लीकेज और स्पिलेज, ठीक है, गैस लीकेज और स्पिलेज ऑफ केमिकल्स और डेंजरस गुड्स, ड्राउनिंग ऑफ बिल्डिंग वर्कर्स, सिंकिंग ऑफ वेसल्स। ड्राउनिंग ऑफ बिल्डिंग वर्कर्स का मतलब, पानी के आसपास अगर कहीं काम हो रहा हो सर तो वो हाँ, डूबने का जहाँ पे खतरा हो। ड्राउनिंग का मतलब है डूब जाना पानी के अंदर, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ, कल भी हम लोग बात कर रहे थे, कहीं अगर साइट के ऊपर सम्प वगैरह है या पानी का स्टोरेज है और इट इज मोर डीप देन द हाइट ऑफ पर्सन, ठीक है, तो अगर वहां ऐसे काम कर रहे हो कुछ पानी के अंदर गिर गए, या पॉन्ड है कहीं नजदीक पास, कंस्ट्रक्शन साइट वगैरह पे रहता है ऐसे थोड़ा। इरिगेशन का प्रोजेक्ट में भी रहता है सर, जहाँ पे इरिगेशन के प्रोजेक्ट्स में। हाँ हाँ हाँ, बराबर बोले आप, इरिगेशन है या। तो ये ड्राउनिंग ऑफ बिल्डिंग वर्कर से, सिंकिंग ऑफ वेसल्स यानी वेसल ही पूरी डूब जा रही है वो भी, लैंडस्लाइड्स तो ये नेचुरल कैलेमिटीज में आएगा ये सब। क्या क्या लिखा हुआ है, लैंडस्लाइड्स, फ्लड, स्टॉर्म्स एंड अदर नेचुरल कैलेमिटीज। तो ये सब ये इमरजेंसीज हो गई इतने, ये तो अपने एक्ट में ही लिखा है, ऐसा समझो कानून में लिखा हुआ है। बाकी दूसरी फाइल वगैरह पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन अगर अपने इंडियन एक्ट में हम लोग देखें, और ये बीओसीडब्ल्यू एक्ट देख रहे हैं, बिकॉज इट अप्लाइज टू द बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्क्स, ठीक है। तो फायर और एक्सप्लोजन की सिचुएशन में प्लान बनाना है, इमरजेंसी एक्शन प्लान। या फिर कुछ कोलैप्स हो जा रहा है, कोलैप्स ऑफ लिफ्टिंग अप्लायंसेस एंड ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट, जैसे हाइड्रा हो या फिर क्रेन्स वगैरह, ठीक है। और पूरा का पूरा बिल्डिंग या स्ट्रक्चर ही गिर जा रहा है, ठीक है। या फिर गैस लीकेज हो रही है, या फिर केमिकल वगैरह का स्पिलेज हो रहा है, या डेंजरस गुड्स, ठीक है, गुड्स जो है डेंजरस गुड्स का भी स्पिलेज हो रहा है। और बाकी ये सब चीजें जो मैं आपको बताया। तो अभी हम लोग को वापस चलते हैं कि इमरजेंसी एक्शन प्लान में व्हाट फैक्टर्स नीड्स टू बी कंसिडर्ड while making any emergency action plan for a construction site, और वो किस तरह से बनाया जाए, how that plan should be developed। आप लोगों को दिख रहा है क्या लिखा हुआ है, इमरजेंसी एक्शन प्लान, ठीक है, इंट्रोडक्शन, सभी को दिख रहा है। जी सर, दिखाई दे रहा है सर। ओके, तो मैं पढ़ता हूँ और फिर हम लोग इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। सो एन इमरजेंसी एक्शन प्लान और इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस प्लान इन द फॉर्म, इट इज इन द फॉर्म ऑफ अ रिटन डॉक्यूमेंट। तो ये रिटर्न में रहना चाहिए। कल कोई तो भी बोल रहा था कि सर सॉफ्ट कॉपी वगैरह वगैरह, नहीं, तो ये तो एक रिटर्न में रहना चाहिए।
और वो इट इज ड्यूली सर्टिफाइड बाय द रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। यानी वो प्लान बनाया है तो उसको किसी ने तो ऑथेंटिक करना चाहिए उस डॉक्यूमेंट को, और ऑथेंटिक करने के बाद वो डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड बन जाएगा। देर इज अ डिफरेंस बिटवीन रिकॉर्ड एंड डॉक्यूमेंट। आप कंट्रोल ऑफ रिकॉर्ड्स और कंट्रोल ऑफ डॉक्यूमेंट्स, इस तरह के डिफरेंट एलिमेंट्स है। अगर आप सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ेंगे, ठीक है, आईएसओ डॉक्यूमेंट, तो उसमें आप देखेंगे अलग अलग एलिमेंट है उसमें। रिकॉर्ड का भी वर्ड आता है और डॉक्यूमेंट का भी वर्ड आता है। तो फिर रिकॉर्ड और डॉक्यूमेंट में क्या फर्क है? Document can be changed and record cannot be changed. क्या बोले सचिन जी? Uh, Document can be changed and records cannot be changed. और एनीवन एनी स्टूडेंट्स? ये जनरल क्वेश्चन है, ये इसका अपने सेफ्टी और उससे मैनेजमेंट सिस्टम से नहीं लेना देना। डॉक्यूमेंट और रिकॉर्ड दो अलग अलग वर्ड है इंग्लिश के, इसका क्या मतलब होगा? डॉक्यूमेंट सर एक लीगल रिक्वायरमेंट कह सकते हैं, स्टेटूटरी रिक्वायरमेंट। और रिकॉर्ड सर उसी डॉक्यूमेंट के बेस पर रिकॉर्ड बनाते हैं मतलब। नहीं, देखिए लीगल जब रिक्वायरमेंट की बात आती है तो लीगल में तो देखो, लीगल में हर जगह तो वही चीज चलेगी जहां पर सिग्नेचर हो। समझ रहे हो ना, यानी उसको कहीं ना कहीं ऑथेंटिक किया हो। समझ रहे हो? तो नहीं तो डॉक्यूमेंट का एज इट इज, सपोज मैं कोई प्रिंट आउट निकाल के कोई अथॉरिटी के सामने रख दूं तो वो बोलेगा इसका क्या मतलब, ये तो एक पीस ऑफ पेपर है, हम कैसे माने इसको? समझ रहे? तो एक एनी पीस ऑफ अ पेपर, अभी सपोज मैं प्रिंट आउट ले लिया, मैंने कुछ टाइप कर दिया, प्रिंट ले लिया, सामने दिखा दिया, सर ये है, ये हमने बनाए हैं, प्लान बनाए हैं वगैरह वगैरह, उसको कोई मतलब नहीं है ना। समझ रहे हैं आपने? जब तक एनी अथोराइज्ड पर्सन, आप वो डॉक्यूमेंट को इट गेट साइंड बाय सम अथोराइज्ड पर्सन, तो उसमें उसमें जान नहीं आएगी ना, उस डॉक्यूमेंट में जान आना चाहिए। वो जान तभी आएगी कानूनी तौर पे जब कोई ना कोई इसके ऊपर सिग्नेचर करेगा, तभी जाके वो लीगल आप उसको वेटेज मिलेगा उस पेपर को। ठीक है, इसलिए डॉक्यूमेंट का मतलब है जिसके ऊपर आपने उसके ऊपर कुछ ना कुछ रिकॉर्ड, सॉरी रिकॉर्ड का, डॉक्यूमेंट का मतलब ये, जैसे फॉर एग्जांपल ये पीडीएफ फाइल आपके सामने है, दिस इज अ डॉक्यूमेंट। लेकिन आप, मैं इसके ऊपर सपोज साइन वाइन करके डेट वेट ये वो करके या कुछ और भी नोट कर देता हूँ और साइन करके आपको दे रहा हूँ, सो दैट दैट विल बी रिकॉर्ड। ठीक है, यानी सपोज एक प्रोडक्शन प्लांट है, प्रोडक्शन प्लांट में आपका सब चल रहा है, प्लांट चल रहा है, आप रीडिंग नोट कर रहे हो, आपने रीडिंग नोट किया, आपका एक हाथ कोई ना कोई प्रोफार्मा होगा रीडिंग नोट करने के लिए, और आपने नोट कर दिया, साइन कर दिया, और आपने, आपका शिफ्ट खत्म हो गया अभी, तो इसका मतलब तो जिसमें भी आपने सब रिकॉर्ड किया था, दैट डॉक्यूमेंट इज अ रिकॉर्ड नाउ। जब वो प्रोफार्मा था, सिर्फ जब फॉर्म था, तब वो डॉक्यूमेंट था। या फिर चेकलिस्ट को ले लो, सबसे अच्छा, सेफ्टी वाले लोग हैं तो आप चेकलिस्ट को जल्दी समझेंगे। आप चेकलिस्ट लेके साइट के ऊपर चले गए ऑब्जर्वेशन के लिए, और आपको वो हर एक ऑर्गेनाइजेशन में आजकल चेकलिस्ट बोले तो एक बना बनाया फॉर्म रहता है, उसमें सब पहले से ही प्री प्लान लिखे रहते हैं, एक्टिविटीज वगैरह जो भी ऑब्जर्वेशन है। तो आप देखोगे कि उसमें ऑलरेडी वो फॉर्मेट है, तो फॉर्मेट इज अ डॉक्यूमेंट। लेकिन आप उसमें कहीं टिक विक करते जा रहे हो, ओके यस नो ये वगैरह, और बाद में साइन कर दिए, डेट डाल दिए, प्लेस डाल दिए जहाँ पे आपने विजिट किया हो, यानी आपने उसमें अब उस डॉक्यूमेंट में जान डाल दी अपनी, आपकी साइन हो गई, इसका मतलब वो वैलिड हो गया। सो दैट वैलिड डॉक्यूमेंट इज नाउ योर रिकॉर्ड। समझ रहे हो आप? एक कोई भी डॉक्यूमेंट कोई अथॉरिटी के सामने रख देते हो तो उसको कोई मीनिंग नहीं है, वो आपको बोलेगा कि हाँ इसको फिल करके लाओ या इसके ऊपर सिग्नेचर चाहिए,
डेट चाहिए, तभी जाके वो वैलिड होता है। तो जहां आप साइन करते हो या कुछ ना कुछ लिखते हो, दैट इज रिकॉर्ड। यू आर इनपुटिंग समथिंग एंड गेट इट साइंड बाय द अथोराइज्ड पर्सन। वो आप भी हो सकते हैं या ऊपर का कोई और भी व्यक्ति हो सकता है, एनीवन। तो ये होता है डॉक्यूमेंट और रिकॉर्ड में फर्क। तो हम लोग इमरजेंसी एक्शन प्लान पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, एन इमरजेंसी। हाँ, तो ये रिटर्न रहना चाहिए। ये काफी important है। which details a workplace preparedness in response to an emergency। तो ये आपका प्रिपेयर्डनेस की बात कर रहा है, यानी वर्क प्लेस यानी जहां आप काम कर रहे हैं। ये यहाँ पे कंस्ट्रक्शन नहीं है, एनी वर्क प्लेस, ठीक है, चाहे आप फैक्ट्री हो, माइंस हो, डॉक हो, एनीथिंग, एनी वर्क प्लेस। तो ये आपकी पूर्व तैयारी क्या रहेगी, ठीक है। कोई भी इमरजेंसी जो है, जो अनफोर्सिन इवेंट मीन्स इमरजेंसी, आपको नहीं पता कि क्या होगा ये इमरजेंसी में, या किस तरह की इमरजेंसी रहेगी। यहाँ तो बोल रहे हैं हम लोग, जैसे भी हमने एक्ट में पढ़ा, वहां पे यहाँ पर भी वही सब चीजें लिखी है। फायर और एक्सप्लोजन, केमिकल लीक और स्पिल, इलेक्ट्रोक्यूशन, स्ट्रक्चरल कोलैप्स, फ्लड और अर्थक्वेक, यानी नेचुरल कैलेमिटीज हो गया। स्ट्रक्चरल कोलैप्स भी था वहां पर, इलेक्ट्रोक्यूशन नहीं था शायद वहाँ, ठीक है, लेकिन ये था केमिकल लीक और स्पिल, फायर और एक्सप्लोजन, सीरियस इंजरीज और पॉइजनिंग। तो आप देख रहे हैं कि इस तरह की इमरजेंसी जो है, जो कि आपको पता नहीं है कि कब ऐसी सिचुएशन आए, फॉर विच यू आर नॉट प्रिपेयर्ड, इसीलिए आपको प्रिपेयर होना है। यहाँ इसलिए लिखा हुआ है वर्क प्लेस प्रिपेयर्डनेस इन रिस्पॉन्स टू एन इमरजेंसी, यानी वो हुई नहीं है अभी इमरजेंसी, लेकिन हो सकती है इस तरह की अनफोर्चुनेट इवेंट अकर हो सकते हैं साइट पे। किस तरह की, ये और ये सब चीजें जो लिखा है ए से एफ तक, ठीक है। लेकिन इसको तो ज्यादा सीरियसली ना लेते हुए व्हाट हैज बीन रिटन इन द बीओसीडब्ल्यू एक्ट, उसके तरफ ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि वो एक्ट है, ठीक है। लेकिन यही सब चीजें हैं उसमें भी। इट कंप्राइजेस एग्रीड, रिकॉर्डेड, ये देखिए यहाँ पे फिर से वर्ड आया है रिकॉर्डेड में। जब ये प्लान बनेगा ना, इमरजेंसी एक्शन प्लान या हाँ, इमरजेंसी एक्शन प्लान वर्ड है यहाँ। तो वो जो डॉक्यूमेंट बनेगा तो उसमें सभी की साइन रहती है, ठीक है, यानी जितने भी मेंबर्स उस प्लान में जिसका भी मेंशन रहता है, हो सकता है वो इंसिडेंट कंट्रोलर हो, वर्क्स मैनेजर हो, फायर फाइटिंग के मेंबर्स हो, दूसरे हेल्थ और सेफ्टी पर्सोनल हो, सिक्योरिटी वाले हो, बहुत सारे जिनका भी उस प्लान में नाम होगा, उन सब की साइन रहना चाहिए या रहेगी वहां पर, कहाँ, इस प्लान में। और वो साइन रहेगी, इसलिए वो रिकॉर्ड बन जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, इट कंप्राइजेस एग्रीड। एग्रीड का मतलब सभी के सहमति से, यानी कोई अकेला आदमी जाके ये एक्शन प्लान नहीं बनाएगा। सपोज आप बनाना चाह रहे हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे फैक्ट्री या कंस्ट्रक्शन साइट के लिए, तो एक आप वो जो भी प्लान आपका ईएपी बन रहा है, ये सबकी सहमति से बनेगा। या हो सकता है एक कमिटी बनाए आपका ऑर्गेनाइजेशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ इमरजेंसी एक्शन प्लान और इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पांस प्लान। ये इस तरह से दो तरह से वर्ड है। हालांकि ये इमरजेंसी एक्शन प्लान जो है, यही आपके बीओसीडब्ल्यू एक्ट में ये वाला वर्ड है, ठीक है, ईएपी, इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पांस प्लान भी बोलते हैं, लेकिन ये वाला वर्ड दिख रहा है वहां पे, ठीक है, इमरजेंसी एक्शन प्लान, यानी एक्शन की बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं, यानी व्हाट व्हाट विल बी योर एक्शन इन द इवेंट ऑफ इमरजेंसी। यानी एक्शन, जो प्लान बनेगा वो सिर्फ प्लानिंग स्टेज नहीं है, उस समय आपको एक्ट करना है, इसलिए एक्शन वर्ड है, इमरजेंसी एक्शन प्लान। तो यहाँ ये देखिए, एक तो एग्रीड, इसका मतलब सभी की सहमति से, काफी लोग रहेंगे उसमें, जैसे मैं बताया कि फायर डिपार्टमेंट के लोग हो, हेल्थ और सेफ्टी के लोग हो, यानी सभी एक डिपार्टमेंट के जो सीनियर मोस्ट जो एक्सपीरियंस्ड पर्सन हो, दे विल बी इन दैट कमिटी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एन इमरजेंसी एक्शन प्लान फॉर दैट और ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। फायर के हो गए, सिक्योरिटी के हो गए, एचएससी के हो गए, बाद में आपके मेन आपके जो प्रोडक्शन या सॉरी, यहाँ तो प्रोडक्शन की बात नहीं है, कंस्ट्रक्शन साइड है, तो आपके जो रेसिडेंट कंस्ट्रक्शन मैनेजर होंगे, आरसीएम है, या जो भी
प्रोजेक्ट मैनेजर जो भी है, ठीक है, या और भी उनके ऊपर के जो लोग होंगे, तो आप देख रहे हैं कि काफी लोग यहाँ पे इस कमेटी में रहेंगे और ये उसकी everyone will give their input for the management of for making measures for preparing measures in response to an emergency। समझ रहे हैं कि इमरजेंसी में क्या किया जाए, और ये इमरजेंसी ये सब है इतनी, हर एक इसके लिए अलग अलग आपको प्लान बनाना पड़ेगा कि फायर और एक्सप्लोजन की इमरजेंसी होती है तो क्या प्लान रहेगा आपका, यानी रिस्पांस प्लान क्या रहेगा, उस समय आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे। आपका मतलब द होल ऑर्गेनाइजेशन, यानी एक कंपनी का इमरजेंसी एक्शन प्लान क्या रहेगा जब फायर और एक्सप्लोजन हो रहा है, या फिर कहीं मेजर केमिकल लीक हो गया या स्पिल हो गया। लीक क्या मतलब, सपोज गैस लीक की बात करते हैं, सपोज कि इस तरह के टॉक्सिक गैस रिलीज हो रही है, या फिर बहुत ज्यादा कोई जैसे भी मिथाइल आइसोसाइनेट भोपाल गैस ट्रेजेडी में आप देख सकते हैं कि वो अ, उसका वॉल्यूम भी ज्यादा था एंड स्प्रेड ओवर सेवरल किलोमीटर्स, ठीक है। और शायद वो कब हुआ था, इन विच मंथ इट हैज अकर्ड, साल के किस सीजन में हुआ था वो? दिसंबर। हाँ, तो वो दिसंबर या जैसी अभी ठंडी है ऐसे ही सीजन में हुआ था, उसके वजह से दैट गैस कुड डिस्पर्स थ्रू द एटमॉस्फेयर, वो वहीं पर रुका रहा शहर के ऊपर, ठीक है, या साइट के ऊपर आपके, तो उसके वो थोड़ा सा ट्रैप हो गया है लोग जो है। तो चलो ठीक है, केमिकल लीक है और स्पिल। इलेक्ट्रोक्यूशन का मतलब करंट लगना, इलेक्ट्रिक शॉक। इलेक्ट्रिक शॉक लगना है झटका लगना। ना। इलेक्ट्रोक्यूशन का मतलब इलेक्ट्रिक शॉक, सर स्ट्रक्चरल। सी नंबर का नहीं समझे सर, केमिकल लेक ऑफ स्पिल। स्पिल, स्पिल का मतलब जमीन पर गिरना केमिकल का, स्पिल हो जाना, समझ रहे, स्पिल का मतलब अपन बोलते हैं ना कि क्या बोलेंगे उसको, स्पिल जमीन का में बह के मतलब के ऊपर, ग्राउंड के ऊपर गिर जाना केमिकल या लिक्विड केमिकल का, दैट इज कॉल्ड स्पिल। समझ गए, जी जी। जैसे ऑयल का ड्रम गिर गया आपका, और ऑयल ऑयल नीचे गिरी ऑन ग्राउंड, और ऑन द बेयर सरफेस, उसको स्पिल बोलेंगे। या ओवरफ्लो होके भी नीचे गिर गया तो भी उसको आप स्पिल बोलोगे। तो ठीक है, हम फिर से वापस आते हैं यहाँ पे, एग्रीड, रिकॉर्डेड एंड रिहर्स्ड सॉरी रिहर्स स्ट्रेटजीज। इसका मतलब कि आपका फॉर एग्जांपल प्लान बन गया, यानी आप सभी लोग एग्री हो गए, जो भी जिस तरह से भी ब्रेनस्टॉर्मिंग चला हो 8-10 हफ्तों तक या 6 महीने तक, इमरजेंसी एक्शन प्लान पर मीटिंग होते रही, सबके कमेंट्स लेते गए, अमेंडमेंट करते गए और इनपुट लेते गए, कुछ चीजें निकालते गए, और आपका प्लान बन गया। तो आप एग्री हो गए आखिरी में, और रिकॉर्डेड से बोल रहे हैं कि अ, जब आप उसके ऊपर साइन वगैरह कर देंगे वो रिकॉर्ड हो जाएगा, और भी कुछ चीजें अगर उसमें ऐड कर रहे हैं लेकिन वो लिखित रहना चाहिए, तब वो उसको आप रिकॉर्ड बोलोगे। और रियर्स का मतलब ये प्लान आपका बन गया, फॉर एग्जांपल बन गया है, अभी रेडी प्लान है आपका, लेकिन आपका प्लान ये सही काम कर रहा है या नहीं ये कैसे पता चलेगा। आपकी तैयारी है, लेकिन आपकी तैयारी को रियल टाइम में कैसे इवेलुएट करेंगे, समझ रहे हो, उसको इसलिए ड्रिल करना पड़ेगा, है ना। या फिर हाउ विल यू टेस्ट योर प्रिपेयर्डनेस मेजर्स, ठीक है, यानी जो भी आपने ये प्लान बनाया होगा, उस प्लान में आपने बहुत सारी चीजें लिखी होगी कि स्पिल के समय हम ये करेंगे, एक्सप्लोजन के समय ये करेंगे, फायर के समय ये करेंगे, लेकिन उसका आपको एक बार टेस्ट करना पड़ेगा ना कि सही में अगर हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, तो उसके लिए एक ड्रिल करना पड़ेगा। तो ड्रिल क्यों करते हैं, वाई वी कैरी आउट ड्रिल्स। ड्रिल, ड्रिल तो नया वर्ड नहीं है आप लोगों के लिए, हेल्थ और सेफ्टी के लोगों के लिए। सर मॉक ड्रिल बोलते हैं ना उसको। हाँ, मॉक ड्रिल बे, मॉक ड्रिलिंग। मॉक ड्रिल या ड्रिल वही है चीज। हाँ, तो ड्रिल का क्या पर्पज है। का
एक्सीडेंट होने से हम क्या कर पाएंगे, अगर रियल सिचुएशन में होता है तो हम क्या कर हाँ। पाएंगे, उसका एक रिहर्सल बोल सकते हैं, जैसे ड्रामा खेलते हैं। ड्रामा हम्म करने से पहले हो तो रिहर्सल करता है ना प्लेयर्स, और हम्म लास्ट में फाइनल डे में स्टेज में शो करता है। तो हाँ। उसी प्रकार ये भी एक तरह का हम रिहर्सल करते हैं, उसको रिहर्सल बोल सकते हैं। और सर कुछ जैसे ऐसा गाँव गाँव में यात्रा होता है वैसे ही। हाँ, तो वो रिहर्सल है क्या, क्यों कर रहे हो, वही तो मैं पूछ रहा हूँ। क्या पर्पज है, क्यों करना तो पड़ रहा उसमें बीच में हमको खामियां कितना है, कितना देर में हम रिस्पॉन्स कर पाते हैं, कितना डिले है या क्या है, तो उसको बीच में हम शॉर्टफॉल जो होता है उसको कमी को दूर करने के लिए, है? बिल्कुल सही ताकि हम बताया। उस टाइम एक्यूरेट मतलब एक्शन, तैयारी होने की तैयारी। हाँ हाँ, तैयारी बोल सकते हैं उसको। आपकी कितनी तैयारी है, उस तैयारी का इफेक्टिवनेस चेक करने के लिए, ठीक है। आपका जो हाँ भी इफेक्ट, कितना इफेक्टिव है आपका ये जो प्लान बनाया है, ये सही में कितना इफेक्टिव है, तो उसको टेस्ट करना है। टेस्ट का मतलब आप करके देखोगे कि सही में अगर इस तरह की इमरजेंसी सिचुएशन होती है तो उस समय हमारा एक्शन रिस्पॉन्स कैसे रहेगा। इसलिए हम लोग एक ड्रिल करते हैं, और उससे हम लोग कोशिश करते हैं कि वी विल बी एट पार। समझ रहे हैं कि जो प्लान में लिखा है उसी के हिसाब से, और ऑलमोस्ट 100% जो लिखा है उसी के हिसाब से करने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए ये सब चीजें जो खामियां हो, शॉर्ट कमिंग्स हो, ये सब पता चलता है ड्यूरिंग ड्रिल्स। यानी आप उस समय एक सिनारियो को कंसिडर करते हैं, समझ, जैसे भी गैस लीक का एक सिनारियो ले लिया आपने, या फायर और एक्सप्लोजन का सिनारियो का ले लिया उस समय, और बाद में एट दैट टाइम यू विल टेस्ट योर प्रिपेयर्डनेस। ये जो इमरजेंसी एक्शन प्लान है, ये जो बना है, इसका यू विल टेस्ट एंड लुक फॉर द इफेक्टिवनेस ऑफ दैट प्लान। ये जो इमरजेंसी एक्शन प्लान है, तो इसके लिए आपको ड्रिल करना पड़ता है। तो यहाँ पे रिहर्सल बोल रहा है, यानी आप बार बार उसका रिहर्सल करो। अगर सपोज आपको हो सकता है कि महीने में एक बार आप ड्रिल कर रहे हो, 12 महीने में 12 बार कर लिए, या 6 महीने में 2-3 बार कर लिए हैं, तो ये आपको जितनी बार आप रिहर्सल करोगे तो उतना बार लोगों को कॉन्फिडेंस आएगा। क्योंकि जिस प्लान में जिन लोगों का नाम लिखा होगा, आप देखोगे अगर कहीं में आपको इमरजेंसी प्लान मिलेगा, तो आप देखोगे कि अ, जितने भी लोग, दोज हु हैव बीन इंक्लूडेड देयर नेम्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइंड, उनका नाम जिस इमरजेंसी एक्शन प्लान में होगा, तो उनका भी आप देख रहे हैं कि रियल, उनका भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि सही में रियल टाइम में अगर कोई इमरजेंसी हुई तो उनको क्या करना है, उस समय कंफ्यूजन नहीं रहेगा फिर। समझ रहे हैं कि सबसे पहले फर्स्ट, अगर सपोज आग लग गई तो सबसे पहली टीम जो है वो सामने कौन सी टीम रहेगी, या फर्स्ट रिस्पॉन्डर कौन से रहेंगे। ऐसा नहीं कि सेफ्टी वाला भी भाग के जा रहा है, फायर वाला भी जा रहा है, सेफ्टी वाला भी जा रहा है, बाकी लोग भी जा रहे हैं। तो इसमें क्या हो सकता है, देयर कुड बी mishap, or there should not be any confusion or ambiguity while responding to the emergency, है कि नहीं। जिसको जो काम दिया है, जो लिखा होगा इमरजेंसी एक्शन प्लान में, उसको ही वो काम एग्जीक्यूट करना है। और अगर ये बार बार आप रिहर्सल करोगे तो ये कंफ्यूजन जब सही में रियल सिचुएशन होगी तब उसमें आप बोल रहे कंफ्यूजन नहीं होगा। सब आप अपने तरीके से जिसको जो काम दिया है, जो असाइन रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, वो वही करेगा। तो इसीलिए रिहर्सल की जरूरत है यहाँ पर। और इसलिए बोल रहा है यहाँ पे एग्रीड, रिकॉर्डेड एंड रियल स्ट्रेटेजीज इनेबलिंग दोज ऑन द साइट टू रिस्पॉन्ड इफेक्टिवली एंड रिलायबली। ठीक है। नहीं तो पता चल रहा है कि आग लगी है और फायर होस कोई दूसरा ही व्यक्ति पकड़ के है, और वो कहीं पे ही आग पानी की से बुझाने की कोशिश कर रहा है, उसको सही तरीका पता नहीं है। तो ये सब चीजें आप देख रहे हैं कि काफी इसमें इमरजेंसी एक्शन प्लान जब बन गया, बनने के बाद अ, उसका टेस्टिंग होता है, जिस प्लान का टेस्टिंग। ठीक है। और ये काफी समय तक चलता है, और जब तक कि उनको कॉन्फिडेंस नहीं आ जाता सारे टीम को, ये सब चलते रहता है। या फिर ये तो लीगल रिक्वायरमेंट भी है, अगर आप देखोगे कि ड्रिल करना है, ये आप फैक्ट्री एक्ट में भी, इवन बीओसीडब्ल्यू एक्ट में भी, दिस इज वन ऑफ द लीगल रिक्वायरमेंट। सर इन एक बार देखा था दिल्ली में न्यूज में देखा रहा था सर। जैसा टेररिस्ट टेररिस्ट अटैक करते हैं
अटैक करने का, कैसा कैसा बचने का, उसी हिसाब से मॉक ड्रिल चल रहा था दिल्ली में। हाँ वो बराबर है, वो भी मॉक ड्रिल ही है, लेकिन वो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू है। हम लोग हेल्थ और सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ रहे हैं ये वाला जो, लेकिन वो सेम ही है, समझ रहे हैं। वहां पर भी जो है वो, या फिर आपने इसका भी देखा होगा डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान वगैरह में, जहाँ से अभी फ्लड लाइक सिचुएशन है, या फिर कहीं स्टॉर्म है, या आपने देखा होगा कि आए दिन अपना स्टॉर्म आते रहते हैं। तो ये जो डिजास्टर अथॉरिटी है, स्टेट डिजास्टर अथॉरिटी या नेशनल डिजास्टर अथॉरिटी, वो NDRF। हाँ एनडीआरएफ वगैरह, ये आप देखोगे कि जो जैसे उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है, गोवा वगैरह, गुजरात वगैरह, यहाँ पर आंध्र प्रदेश। ड्रिल होते रहते हैं इन लोगों के, समझ रहे, शी शोर पे जो शहर है या विलेजेस वगैरह, वहाँ पे काफी ड्रिल करते रहते हैं, एक्चुअल सिचुएशन में कैसे रिस्पॉन्ड करना है पब्लिक के लिए भी। तो उन लोगों का वो ये चलता रहता है, तो ये ही ड्रिल है, लेकिन हम लोग वी आर लिमिटेड as a HSC professional, so we are limited to industrial sites or construction sites. तो ये in other words it is a chain of command to handle the emergency situation and to minimize the effects and ease the severity of the situation. तो आप देखोगे कि यहाँ पे chain of command यानी कौन कमांड देगा, या यूनिटी ऑफ कमांड यानी ऊपर से एक ही व्यक्ति ऊपर रहेगा, जो कि जो इंसिडेंट होता है, जो भी इंसिडेंट है, ये इंसिडेंट में आएंगे जितने भी आपके इमरजेंसी में, उसको कंट्रोल करने वाला एक व्यक्ति रहेगा, इंसिडेंट कंट्रोलर, वो आएगा आपके प्लान में। उसके ऊपर एक व्यक्ति और रहता है, वर्क्स मैनेजर वगैरह, या उस फैसिलिटी का इंचार्ज। सपोज अगर आपका कंस्ट्रक्शन साइट है तो उसका इंचार्ज हो सकता है कंस्ट्रक्शन मैनेजर हो, या आरसीएम, जनरली ये वाला वर्ड ही रहता है, रेसिडेंट कंस्ट्रक्शन मैनेजर, आरसीएम। तो इस तरह से तो ये वो मेन व्यक्ति रहेगा जो कंट्रोल करेगा हर चीज को, ठीक है। उसके नीचे में एक्चुअल सिचुएशन को जो संभालने वाला आदमी है उसको बोलते हैं इंसिडेंट कंट्रोलर, ठीक है। और उसके बाद में और भी जो है, जैसे जैसे हमें प्लान पढ़ेंगे वो आएगा सामने। तो ये इमरजेंसी एक्शन प्लान में एक्चुअली इट इज अ चेन ऑफ कमांड, ठीक है। कौन किसको कमांड दे रहा है, कौन किसका ऑर्डर फॉलो कर रहेगा, क्या प्रोटोकॉल रहेगा, समझ रहे हैं? तो वो प्रोटोकॉल से ही, जैसे कि फॉर एग्जांपल कि इमरजेंसी सिचुएशन हो रही है, उस समय आपके जनरल रूल अप्लीकेबल नहीं रहेंगे, चाहे वो फैक्ट्री के या फिर आपके कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के जो भी जनरल सेफ्टी वगैरह, वो दिस इमरजेंसी एक्शन प्लान विल ओवरलोड और टेक ओवर दी अदर गुड प्रैक्टिसेस और रूल्स इन दैट ऑर्गेनाइजेशन। या भी जैसे आपने कोविड में भी देखा होगा, तो डिजास्टर वाला एक्ट लग गया था, कुछ तो भी नाम था उसका। इसका मतलब देश में जितने भी एक्ट और रूल थे वो लागू नहीं हो रहे थे उस समय, और सिर्फ वो दैट पर्टिकुलर एक्ट, पैंडेमिक एक्ट है जो भी है, वो ही चल रहा था उस समय। तो आप देख रहे हैं कि वैसे ही यहाँ पर इमरजेंसी एक्शन प्लान या ये जब अप्लीकेबल होगा, तो उस समय इज कंट्रोलिंग द ओवरऑल अफेयर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ड्यूरिंग दैट पीरियड, ही विल टेक द अल्टीमेट कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन, ठीक है। तो वो करेगा नहीं, अल्टीमेट कंट्रोल का मतलब हर तरह का, कौन अंदर रहेगा, कौन बाहर जाएगा, क्या इंफॉर्मेशन बाहर देना है, कौन किससे बात करेगा, क्या इंफॉर्मेशन बाहर देना है, कहाँ कहाँ असेंबलिंग पॉइंट है, कौन, यानी आप देखिए कि वो सिचुएशन को पूरा उस समय कंट्रोल करेगा, ठीक है। चैन ऑफ कमांड टू हैंडल द इमरजेंसी सिचुएशन एंड टू मिनिमाइज द इफेक्ट, यानी मिनिमाइज द इफेक्ट का मतलब कि सपोज आपका फायर, ठीक है, जैसे फायर या एक्सप्लोजन वाला इमरजेंसी सिचुएशन हो रहा है जिसे हम लोग कंसिडर करते हैं, तो अभी देखिए अगर फायर या एक्सप्लोजन हो रहा है तो क्या हम क्या कंट्रोल कर पाएंगे उसको, समझ रहे हैं? हम लोग ज्यादा से ज्यादा उसको कंट्रोल ही कर सकते हैं, ये वर्ड सही है, कंट्रोल। उसका नुकसान कितना भी हो सकता है, जैसे इट्स कॉन्सिक्वेंसेस वी कैन लिमिट और मिनिमाइज द कॉन्सिक्वेंसेस और इफेक्ट्स ऑन दिस, समझ रहे हैं? जो नुकसान हो रहा है उसको थोड़ा बहुत हम कम कर सकते हैं, हम का मतलब जो भी रिस्पॉन्डर्स है, ठीक है, जो जिन
को असाइन किया हुआ है रोल, ठीक है। क्यों? तो इसलिए हम हमारा जो काम है या फिर ये इमरजेंसी एक्शन प्लान का अगर आप पर्पस देखोगे तो ये भी है टू मिनिमाइज द इफेक्ट, यानी इफेक्ट यानी जो उसके जो आफ्टर इफेक्ट होने वाला वो लेसन है उसको कम करने की कोशिश करते हैं। इमरजेंसी एक्शन प्लान अगर पर रेडी है तो, अगर ये नहीं रहेगा तो और भी ज्यादा नुकसान होगा, ठीक है। इसलिए लिखा टू मिनिमाइज द इफेक्ट्स एंड ईज द सिविरिटी ऑफ द सिचुएशन, यानी आप जो सिविरिटी है उस सिचुएशन की कम कर पाएंगे या ईज कर पाएंगे अगर ये है आपके पास बना बनाया बिल्कुल रेडी रेक्नर प्लान है। So on a construction site, emergencies and disasters can strike anywhere, anytime, causing potentially catastrophic injuries to workers and or damage to property. Therefore, it is required that the facility project site have an emergency plan so that quick and effective action can be taken in the event of a problem to ease the severity of the situation to limit the consequences. समझ रहे थे? क्योंकि इमरजेंसी कभी भी हो सकती है और उसकी इफेक्ट कैटास्ट्रोफिक इफेक्ट हो सकता है। कैटास्ट्रोफिक का मतलब कि भयानक, समझ रहे हो? इस तरह की सपोज फायर लग गया, आग लग गई, कहीं पे गैस लीक हो गया, अर्थक्वेक आ गया, तो कैटास्ट्रोफिक इफेक्ट होगा उसका, यानी बहुत ज्यादा नुकसान, ठीक है। तो उसके लिए तैयारी आपकी क्या है, इसलिए उस तैयारी का जो प्लान है उसको आप इमरजेंसी एक्शन प्लान बोल रहे हैं, ठीक है। इसमें आप क्या कर रहे हैं कि अब क्विक रिस्पॉन्ड हो रहा है, ऐसा नहीं कि हम सोचेंगे, बात करेंगे, मीटिंग करेंगे, नहीं, ऑलरेडी आपका मीटिंग इसके ऊपर काफी हो चुकी है, प्लान बन चुका है। तो अगर आप देखेंगे कि इमरजेंसी एक्शन प्लान ये एक आपके लिए एक रेडी रेकनर प्लान है, उस समय आपको जैसे अगर अलार्म बज जाता है कि सम इमरजेंसी हैज हैपेंड ऑन द साइट, उसके बाद सबको अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी समय पता लग जाती है कि अगर सायरन बज चुका है इमरजेंसी का तो किसको क्या करना है, चाहे वो साइट पे कहीं पे भी हो, ठीक है। तो वो उसको इसलिए इसको हम रेडी रेकनर प्लान बोल रहे हैं, और उस समय बिल्कुल कंफ्यूजन और कोई एम्बिग्युइटी की बात नहीं होनी चाहिए सबको उस, क्योंकि ये इमरजेंसी रिस्पांस प्लान का भी ट्रेनिंग होता है। वंस इट हैज बीन फाइनलाइज होने के बाद आप उसको अलग अलग प्लेटफॉर्म पे ट्रेनिंग देंगे, हो सकता है क्लासरूम ट्रेनिंग है या फिर आपका ऑन द जॉब ट्रेनिंग है। मोस्टली क्लासरूम ट्रेनिंग ही होता है, रिगरस ट्रेनिंग होता है इसका इमरजेंसी एक्शन प्लान का, और वो फील्ड पे भी होता है जैसे बताया कि ड्रिल कर रहे हैं वो, ताकि सबको अपनी रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी उस समय पता हो कि जब रियल सिचुएशन हो उस समय क्या करना है। सो इमरजेंसीज तो अभी आपको समझ में आ गई कि सीरियस इंजरीज या पॉइजनिंग, फायर एक्सप्लोजन, केमिकल लीक, स्पिल, इलेक्ट्रोक्यूशन, स्ट्रक्चरल कोलैप्स, फ्लड और अर्थक्वेक। सो इमरजेंसी प्लानिंग अब ये कब होती है, ठीक है, या कब करना चाहिए, तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, इमरजेंसी प्लानिंग शुड बिगिन बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ एनी वर्क ऑन अ साइट। तो आपका काम चालू होने के पहले ही ये आपका इमरजेंसी प्लानिंग या इमरजेंसी एक्शन प्लान या इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पांस प्लान बन के तैयार हो रहना चाहिए। द इनिशियल इमरजेंसी प्लान में बी बेस्ड ऑन अ जेनेरिक प्लान, या ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन फेज भी आप बोल सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन आपका जो ऑपरेशन और मेंटेनेंस या कमीशनिंग में जाने के पहले आपका इमरजेंसी प्लान रेडी होना, ठीक है। द इनिशियल इमरजेंसी प्लान में बी बेस्ड ऑन अ जेनेरिक प्लान अडॉप्टेड टू अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, यानी आपका सपोज कोई कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट चल रहा है और आप उसमें इमरजेंसी एक्शन प्लान बना रहे हैं जैसे भी हमने बताया, लेकिन इट विल नॉट बी अ फाइनल प्लान, देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी ऑफ अमेंडमेंट, जैसे जैसे आपका वर्क प्रोग्रेस कर रहा है, काम आगे बढ़ रहा है, नए कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं, तो आप वो चीजें ऐड करते जाएंगे अपने प्लान में, ठीक है। तो पहले जब बनाओगे तो वो जेनरिक यानी जनरल प्लान रहेगा, लेकिन बाद में आप उसमें कुछ ना कुछ अमेंड कर सकते हैं टू टेक अकाउंट ऑफ चेंजेस, अगर कुछ बदलाव हो रहे हैं प्रोग्रेसिवली, जैसे जैसे आपका कंस्ट्रक्शन का काम आगे बढ़ रहा है या और नए कुछ चैलेंजेस, नई इमरजेंसी के बारे में आपको वन कैन एंटिसिपेट such situation may happen just like emergency situation, तो फिर वो आप
जो पहले प्लान बनाया होगा उसमें अमेंडमेंट रिव्यू कर सकते हैं, और ये कंटिन्यूअल प्रोसेस है। ठीक है, जैसे अगर आपका मंथली सेफ्टी मीटिंग में या आपका मंथली रिव्यू मीटिंग में भी आप ये एजेंडा में ले सकते हैं, अगर आपको इफ यू वांट टू चेंज समथिंग इन योर इमरजेंसी एक्शन प्लान। लेकिन प्रोवाइडेड क्योंकि इसमें अगर कुछ चेंजेस भी करना है तो जैसे जो मैं पहले इमरजेंसी एक्शन प्लान बना था उसमें जितने भी कमेटी में लोग थे और जिनके भी वो उनका भी अप्रूवल चाहिए उसके लिए, यानी वन पर्सन कैन नॉट चेंज द होल इमरजेंसी एक्शन प्लान। क्योंकि यहाँ पे लिखा ही है एग्रीड कि सबकी सहमति से बना था, और अब कुछ बदलाव करना चाहोगे तो उनकी और सहमति लगेगी उस बदलाव में भी, तो एकाएक नहीं बदल पाएंगे उसको। वो जो लोग उस कमेटी में थे या जिस टास्क फोर्स में थे उस प्लान को बनाने में, और अब आपको कुछ रिव्यू या बदलाव करना है तो आपको बाकी जो मेंबर्स थे उनको भी साथ में लेना पड़ेगा फिर से। एज द प्रो, हाँ ठीक है, अमेंडमेंट कर पाएंगे। The emergency preparedness and response plan must outline the emergency management system in the event of a major crisis or disaster. तो ये प्लान में एक्चुअली आपका सिस्टम किस तरह से काम करेगा ड्यूरिंग इमरजेंसी, तो वो प्लान में रहना चाहिए। उसमें हर चीज रहेगी, आपको मैं प्लान में दिखाऊंगा कल। कोई भी इंडस्ट्री का प्लान आपको दिखाएंगे, उसमें समझ में आएगा किस तरह से बनाया है और किसका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कैसे फ्लो चार्ट है, कम्युनिकेशन कमांड का फ्लो कैसे होता है, क्योंकि ये इमरजेंसी एक्शन प्लान बोले तो पूरा कमांड ही है। आप देखोगे कि अ, किस तरह से फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन हो रहा है या कमांड जो है वो नीचे परकोलेट हो रही है, वो आपको फ्लो चार्ट से पता चलेगा। फ्लो चार्ट रहेगा इमरजेंसी एक्शन प्लान में। डेवलपमेंट ऑफ अ प्लान, थोड़ा सा 10 मिनट और पढ़ते, थोड़ा लेट चालू हुए थे आज ओके क्लास। तो अभी आपको प्लान बनाना है, ठीक है। अभी तो हम समझ गए, ऑब्जेक्टिव समझे उसका कि ये इसकी जरूरत क्या है, ये समझे हमने यहाँ तक, ठीक है। और अभी हम आगे समझ रहे हैं कि इसको अब बनाया कैसे जाए इस प्लान को, ठीक है। सो व्हेन डेवलपिंग द प्लान फॉर इमरजेंसी प्रोसीजर्स फॉलोइंग मस्ट बी टेकन इनटू अकाउंट। तो क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखना है प्लान बनाते वक्त। द टाइप ऑफ वर्क बीइंग डन ऑन द साइट, तो आप देख रहे हैं कि अलग अलग काम हो सकता है, या आपका कोई समझ रहे कहीं कोई कंस्ट्रक्शन साइट है, मेट्रो का साइट होगा, कहीं माइन अंडरग्राउंड माइन का होगा, या कहीं अंडरग्राउंड मेट्रो का है, कहीं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का है। तो आप देख रहे हैं कि अलग अलग जगह अलग अलग वर्क है, इसलिए टाइप ऑफ वर्क वो आपको कंसिडर करना है सबसे पहले। देन द प्लांट एंड द इक्विपमेंट बीइंग यूज्ड, ठीक है, यानी कि क्या मशीनरीज है, क्या इक्विपमेंट वगैरह यूज हो रहे हैं वहां पे। जैसे भी यहाँ लिखा हुआ है, कंसिडर टावर क्रेन ड्राइवर्स, पीपल वर्किंग ऑन सस्पेंडेड एक्सेस इक्विपमेंट, और वेयर द एग्जिट में बी ऑब्स्ट्रक्टेड बाय द इक्विपमेंट। तो ये एग्जिट, इसका मतलब कि जैसे अगर आपको इमरजेंसी में कहीं निकलना है, निकलने का कहीं रास्ता है और वो क्लियर नहीं है रास्ता, वो ब्लॉक किया हुआ है कोई इक्विपमेंट में, मे बी ऑब्स्ट्रक्टेड बाय इक्विपमेंट, तो जो लोग इमरजेंसी में बाहर निकलना चाह रहे हैं, वहां से भागना चाह रहे हैं, वो तो निकल नहीं पाएंगे। अगर कोई बहुत बड़ा इक्विपमेंट या बहुत बड़ी मशीन लाके उस एक्सेस पॉइंट में, जहां से निकलने का रास्ता है आपका, निकासी निकासी के रास्ते में अगर आपका कुछ इक्विपमेंट या इस तरह से, यानी फ्री मूवमेंट नहीं हो रहा है, आप भाग के बराबर आसानी से नहीं जा पाओगे, कुछ ना कुछ वहां रखा हुआ है, तो इस तरह की भी चीजें नहीं होनी चाहिए। इसलिए यहाँ पे equipment being used, so that this point must also be considered while making a plan, यानी इमरजेंसी एक्शन प्लान। बाद में द नंबर ऑफ पीपल्स लाइकली टू बी प्रेजेंट ऑन द साइट एट एनी वन टाइम, ये भी आपको ध्यान रखना है कि कितने लोग एक ही साथ आपके साइट के ऊपर काम करते हैं, या आप एंटिसिपेट करोगे कि कितने लोग हमारे साइट पे यूजुअली काम करते हैं। द मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन, हम बोलेंगे 500 लोग एक बार में
ज्यादा से ज्यादा लोग काम करते हैं, 100 लोग 200 लोग कर सकते हैं, ठीक है। सो द नंबर ऑफ people likely to be present on the site at any one time, ठीक है। On sites where many people work, escape routes need to be wide enough to allow everyone to get through doorways or downstairs easily without becoming overcrowded। तो ये एग्जिट रूट की बात कर रहे हैं कि जहां से भी आपका एग्जिट होगा वो क्लियर रहना चाहिए वो रूट, ठीक है, और वाइड इनफ यानी इतना उसके वेट तो हो कि आसानी से लोग निकल पाए वहां से, ठीक है। The physical and the chemical properties of substance or materials on or likely to be on the site। तो ये किस क्यों बोल रहे हैं, ये स्टोरेज में सपोज आप कुछ केमिकल, इस तरह के केमिकल हैंडल कर रहे हैं या कोई एक्सप्लोजिव ही रखा हुआ है साइट के ऊपर फॉर ब्लास्टिंग पर्पस वगैरह, या आपके पास फ्लेमेबल लिक्विड हो या फ्लेमेबल केमिकल है, या जैसे हमने कुछ गैसेस की बात की, इस तरह के गैस का हैंडलिंग हो रहा है कंप्रेस्ड गैस सिलेंडर से, तो यहाँ पर आपको उस चीज को भी असेस कर लेना है या वो पॉइंट भी कंसिडर करना है व्हाइल मेकिंग इमरजेंसी एक्शन प्लान। इसका मतलब स्टोरेज एरियाज आपको देखना है कहाँ कहाँ फ्लेमेबल मटेरियल्स का स्टोरेज साइट पे है, वो उस सारे स्टोरेज का आपको असेसमेंट करना है और वो पॉइंट कंसिडर करना है प्लान बनाते वक्त। क्यों? क्योंकि ये मेजर फायर हजार्ड हो सकते हैं, फायर एंड एक्सप्लोजन हजार्ड, फ्लेमेबल गैस है, लिक्विड है, या फिर कोई टॉक्सिक गैसेस हैं, या फिर आपके एलडीओ वगैरह के ड्रम है, डीजल के ड्रम है, ऑयल के ड्रम है, पेंट है, पेंट और वार्निश भी जल्दी आग पकड़ते हैं, या फिर एनी फ्लेमेबल मटेरियल, ठीक है। मटेरियल में बोल दिया तो केमिकल वेमिकल सब आ गया अदर देन केमिकल। सो प्लानिंग, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, वर्क एट पेट्रोकेमिकल इंस्टॉलेशन और एट साइट्स वेयर फ्लेमेबल पेंट्स और ग्लूज आर इन यूज में रिक्वायर एन इंक्रीज स्टैंडर्ड ऑफ वेंटिलेशन। यानी जहाँ पर भी आपका स्टोरेज एरिया है, जहाँ पेंट, बहुत सारे पेंट के डब्बे रखे हैं, बहुत सारे ऑयल के ड्रम रखे हुए हैं, बहुत सारे, और दूसरे प्रॉपर वेंटिलेशन होना वहाँ, समझ रहे। प्रॉपर वेंटिलेशन रहने से क्या होगा कि जी फ्री मूवमेंट ऑफ एयर कैन हैपन इन सच स्टोरेज एरियाज। तो आप देखोगे कि ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन है या वो, या प्रॉपर वेंटिलेशन बना रहेगा। प्लानिंग शैल बिगिन बिफोर एनी वर्क कमेंसेस ऑन द प्रोजेक्ट। डेवलपमेंट शुड इंक्लूड द फॉलोइंग कंसिडरेशन। चलो ठीक है, ये कल आगे का पढ़ेंगे इसमें। इमरजेंसी एक्शन प्लान कल खत्म करेंगे और परसों के दिन आपको एक इमरजेंसी एक्शन प्लान कोई भी एक आध इंडस्ट्री का आपको मैं दिखाऊंगा कि किस तरह से बना है वो, ठीक है। तो वो एक कल हम लोग फिर से पढ़ेंगे कि इमरजेंसी प्लान को कैसे बनाया जाए, ठीक है, हाउ टू डेवलप एन ईएपी। और डे आफ्टर टुमारो मैं आपको एक इमरजेंसी एक्शन प्लान दिखाऊंगा, ठीक है, और उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। अभी रुकते हैं, ओके सर। ठीक है। ओके सर, गुड नाइट। कल भी क्लास Good होगा night, sir. अपना। गुड नाइट एवरीवन, सी यू टुमारो।